अ वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूपी बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए यानी 2021 के लिए क्लास 10th के लिए सोशल साइंस में हिस्ट्री के चैप्टर सेकंड का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। तो चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद, जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया। और ये आपके इस चैप्टर का पार्ट 2 है। तो इससे पहले मैंने इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जहां पे मैंने आपको इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पहले ही करवा दिए हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूं, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको सोशल साइंस में हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटली फिनिश करवा दिया है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैप्टर फर्स्ट नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे चैनल पर क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में करवाई जाती है। आपको कुछ नहीं करना है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपनी स्टडी स्टार्ट कर लेनी है। और मैंने आप लोगों के लिए आपकी क्लासेस का टाइम टेबल ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, यानी आप लोगों को ये बता दिया गया है कि किस दिन आप लोगों की किस सब्जेक्ट की क्लास चलती है। तो टाइम टेबल वाली वीडियो आप चैनल पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे इस चैप्टर के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाला हूँ। तो प्रश्न करवाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये आपका यहाँ पे एसएसटी में हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड चल रहा है, ठीक है। अब इसके बाद हिस्ट्री में केवल एक चैप्टर आपका और बचा हुआ है और फिर आपका यहाँ पे हिस्ट्री का जितना चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस बार आप लोगों के सिलेबस में 30% की कमी कर दी गई है, ठीक है। तो हिस्ट्री में आपको केवल 3 चैप्टर पढ़ने हैं। तो दूसरा चैप्टर आपका चल रहा है, ये भी मैं आपको जल्द से जल्द फिनिश करवा दूंगा। फिर इसके बाद आपका हिस्ट्री में केवल एक लेसन और बचेगा और वो भी पढ़ा के मैं आपको सबसे पहले हिस्ट्री कंप्लीट करवा दूंगा। फिर यहाँ पे हमें मैप पढ़ना है, ठीक है। हिस्ट्री में मैप वाला पार्ट भी है, फिर मैप पढ़ना होगा, फिर उसके बाद ये हिस्ट्री आपका हो जाएगा कंप्लीट। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे हिस्ट्री कंप्लीट करवाऊंगा, 3 चैप्टर पढ़ा दूंगा। 3 ही चैप्टर आपके सिलेबस में है इस बार, दूसरा चल रहा है, फिर इसके बाद तीसरा पढ़ा दूंगा। फिर इसके बाद मैं यहाँ पे ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट करूंगा, यानी भूगोल आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया है? तो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि दक्षिण अफ्रीका में हुए सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्यों सम्मिलित हुए? प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में हुए सत्याग्रह में महात्मा गांधी क्यों सम्मिलित हुए? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अश्वेतों एवं मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है अश्वेतो, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। आखिर अश्वेतो का मतलब क्या होता है ये मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। तो वे लोग जो गोरे नहीं होते हैं, काले होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? अश्वेत बोला जाता है। तो इसीलिए जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे अश्वेतो लिखा हुआ है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी अश्वेतों एवं मजदूरों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन में शामिल हुए। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सत्याग्रह, इसका मतलब क्या होता है? चलिए ये मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य प्लस आग्रह, ये भी आपको ध्यान रखना है।
यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सत्याग्रह। तो सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। सत्याग्रह में सत्य की शक्ति तथा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करके बता दे रहा हूं कि सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य प्लस आग्रह, अर्थात सत्य के लिए आग्रह करना। तो सत्याग्रह में सत्य की शक्ति तथा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है। तो दूसरा प्रश्न आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे प्रश्न लिखा है कि भारत लौटने के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद वर्ष 1916 में गांधी जी ने बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरे प्रश्न का। अब चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है। तो तीसरा प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। कब हुआ था? तो वर्ष 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए। ठीक है, फिर अथवा करके यहाँ पे लिखा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे, कोई दो कारण लिखिए। तो यहाँ पे दो प्रश्न आपके दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, ये सबसे पहला आंदोलन ये हो गया असहयोग आंदोलन, जो वर्ष 1920 से 1922 तक, तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो वर्ष 1930 से 1934 ईस्वी तक चला। महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ किए गए दो प्रमुख आंदोलन थे। तो ये यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जो प्रश्न पूछा गया था कि गांधी जी द्वारा चलाए गए किन्हीं दो आंदोलनों के नाम लिखिए। तो पहला हो गया असहयोग आंदोलन और दूसरा क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे अथवा करके लिखा हुआ है एक प्रश्न, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे, कोई दो कारण लिखिए। और ये प्रश्न आप लोगों का यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 यानी 2012 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, जो अथवा करके यहाँ पे लिखा है। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण। ये हेडिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये हेडिंग लिखी हुई है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण। तो इसका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होने के कारण निम्नलिखित हैं। तो सबसे पहला कारण क्या दिया है? सबसे पहला कारण दिया है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान निर्माण हेतु सर्वदलीय बैठक में पारित नेहरू रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था। और दूसरा कारण यहाँ पे है कि ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस की पूर्ण स्वराज की मांग भी अस्वीकृत कर दी थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि आपका अथवा करके लिखा हुआ था ये वाला प्रश्न कि सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ होने के क्या कारण थे, कोई दो कारण लिखिए। तो यहाँ से इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे। और ये जो आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण है आपके
बोर्ड एग्जाम के नज़रिए से, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, जो ये अथवा करके दिया हुआ है, और जो पहले लिखा है इसको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों से बहुविकल्पीय में पूछा जा सकता है कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो जो रॉलेट एक्ट था वो 1919 ईस्वी में पारित हुआ था। तो ये भी याद कर लीजिएगा, आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पे क्वेश्चन है कि भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध क्यों किया। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, अतः इस एक्ट का विरोध किया गया। तो इसी वजह से भारतीय नेताओं ने 1919 में रॉलेट एक्ट का विरोध किया था। यहाँ पे लिखा है ना कि रॉलेट एक्ट के अंतर्गत किसी भी भारतीय को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, यानी बिना मुकदमे के ही गिरफ्तार किया जा सकता था। ये ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि बहिष्कार से आशय समझाइए, यानी बहिष्कार का मतलब क्या होता है ये यहाँ पे बताना है। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर हो जाएगा किसी के साथ संपर्क बनाए रखने या जुड़े रहने से मना करना अथवा गतिविधियों में शामिल होने से इनकार कर देना बहिष्कार कहलाता है। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था तो उस दौरान भारतीय लोगों ने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया था। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा। क्वेश्चन है कि चौरी चौरा की घटना का क्या प्रभाव पड़ा, और ये क्वेश्चन आप लोगों का 2007 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि चौरी चौरा की घटना से क्षुब्ध तथा दुखी होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया, स्थगित कर दिया। तो चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूं, जो चौरी चौरा की घटना है आखिर ये कब हुई थी। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि चौरी चौरा का कांड या फिर चौरी चौरा की घटना कब हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं लिख के बता दे रहा हूं यहाँ पे, 4 फरवरी, कब, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को। याद कर लीजिएगा, इसको आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चौरी चौरा की घटना कब हुई थी। ठीक है, यही आपसे पूछा जाएगा, या फिर चौरी चौरा का कांड कब हुआ था, ऐसे आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कब हुआ था, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा की घटना घटित हुई थी। तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटित हुई थी। ध्यान रखिएगा, जो ये चौरी चौरा है ये कहाँ पे पड़ता है, ये गोरखपुर जिले में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गोरखपुर जिले में पड़ता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो 4 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर एक हिंसात्मक घटना घटित हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस क्वेश्चन का तो आंसर मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था।
प्रश्न है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था। अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत की तत्कालीन राजनीतिक रूपरेखा की जानकारी हेतु ब्रिटिश सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया था। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता दूं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूं। आपसे ये पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूं। देखिए यहाँ पे लिखा है साइमन कमीशन, फिर इसके बाद आपको लिखा हुआ मिलेगा कि भारत कब आया था। ऐसे आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसको भी याद कर लीजिएगा। तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, कब, मैं आपको लिख के बता दे रहा हूँ, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ऐसे आपका उत्तर हो जाएगा इसका। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, या फिर आपसे पूछा जाएगा कि साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा। तो इसका उत्तर हो जाएगा 3 फरवरी 1928। यहाँ पे 3 लिखा है, 3 फरवरी, और ये लिखा है 1928 ईस्वी। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत पहुंचा। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे दिया है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा स्थापित हुई। ये यहाँ पे लिखा है। तो क्वेश्चन ऐसे आपका रहेगा कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। ठीक है, ऐसे आपका क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे स्थापित नहीं रहेगा, क्या रहेगा, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई होगा यहाँ पे। ठीक है, क्या होगा, की गई, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन को सही कर लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुई है। तो क्या होगा क्वेश्चन कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता हरदयाल ने अमेरिका तथा कनाडा के भारतीयों को संगठित करने के उद्देश्य से मई 1913 में पोर्टलैंड की एक सभा में हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की, जो बाद में गदर पार्टी में परिवर्तित हुई। तो ये आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्या था कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुई थी, तो देख लीजिएगा। क्वेश्चन आपका है कि गदर पार्टी की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई, ये प्रश्न है, और उत्तर तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो ये क्वेश्चन जो आपका है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है कि गुजरात के किस जिले में महात्मा गांधी ने किसानों को समर्थन देने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि खेड़ा जिले में महात्मा गांधी ने किसानों को समर्थन देने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि गुजरात के खेड़ा जिले में महात्मा गांधी ने किसानों को समर्थन देने के लिए सत्याग्रह आरंभ किया। तो क्वेश्चन ये आपका इंपॉर्टेंट है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न यहाँ पे लिखा है कि जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ था। यह क्वेश्चन आपसे दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो ऐसे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल
1919 को अमृतसर में हुआ था। तो ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है, इस बार के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से। तो जलियांवाला बाग नरसंहार 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। इस प्रश्न को अच्छे से तैयार जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न संख्या 12 यानी क्वेश्चन नंबर 12 आपका यहाँ पे दिया है कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह वापस क्यों ले लिया होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मिसप्रिंट हुई है तो यहाँ पे लिया होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पे कि 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह वापस क्यों ले लिया। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1922 में गांधी जी द्वारा सत्याग्रह वापस लेने का मुख्य कारण चौरी चौरा में हिंसात्मक घटना घट जाना थी। तो अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि चौरी चौरा में एक हिंसात्मक घटना हुई थी, पूरा डिटेल में ऊपर मैंने आपको बताया। तो यही कारण था कि गांधी जी ने 1922 में सत्याग्रह वापस ले लिया, ठीक है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा और प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आपका दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे किसका हाथ था, यह आपसे यहां पे पूछा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था। तो जो जनरल डायर था इसी ने गोली चलाने का आदेश दिया था भीड़ के ऊपर, और वहां पे भीड़ के ऊपर अंधाधुंध गोली चलाई गई थी और इसी के आदेश से यानी जनरल डायर के आदेश से गोलियां चलाई गई थी। तो यही जिम्मेदार था जनरल डायर। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। अगला प्रश्न दिया है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया था। ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया था। तो गांधी जी जो थे वो सत्य और अहिंसा में विश्वास करते थे, वो रक्तपात में विश्वास नहीं करते थे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रिटिश शासन के विरुद्ध गांधी जी ने सत्याग्रह एवं अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अब चलिए देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा 5 मार्च 1931 को गांधी जी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, जिसके पश्चात सभी राजनीतिक कैदी रिहा कर दिए गए थे। जो राजनीतिक कैदी थे उनको क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया था, यानी छोड़ दिया गया था। तो यही समझौता हुआ था यहाँ पे 5 मार्च 1931 को। तो इसका उत्तर हो जाएगा और ये क्वेश्चन आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे है कि रॉलेट एक्ट क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पे पूछा गया है कि रॉलेट एक्ट क्या था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया। अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है कि रॉलेट एक्ट वर्ष 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून है जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। यानी मात्र संदेह होने पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जा सकता था इस एक्ट के जरिए, ठीक है। मतलब संदेह भी हो जाए कि हाँ इसने ऐसा कुछ किया है, चाहे उसने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, लेकिन उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो यही था रॉलेट एक्ट, इसी कारण भारतीयों ने इसका जमकर विरोध किया था। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया है कि भारत आने के बाद गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन कौन सा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ऊपर भी ये आया हुआ था। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधी जी ने वर्ष 1916 में बिहार के चंपारण से अपने पहले सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत
की। यहाँ के किसान नील की खेती के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। ध्यान रखिएगा, जो यहाँ के किसान थे बिहार के, वो क्या कर रहे थे, वो नील की खेती के विरोध में, वो नील की खेती नहीं करना चाहते थे, उसी के विरोध में आंदोलन चला रहे थे। ठीक है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। तो अगला प्रश्न दिया है प्रश्न संख्या 18 कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। इसका कारण यहाँ पे बताना है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को ही क्यों चुना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा कि महात्मा गांधी के अनुसार भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था और यह शासन इसी सहयोग के कारण चल रहा है। यदि भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। तो इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को चुना था। यहाँ पे इसका उत्तर आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 क्या दी है। तो प्रश्न संख्या 19 दी है कि साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था, इसका विरोध क्यों हुआ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आंदोलन को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था और उसके विषय में सुझाव देने थे। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ध्यान रखिएगा कि इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन का भारत में विरोध हुआ। इसीलिए भारतीयों ने क्या किया था, साइमन कमीशन का जमकर विरोध किया था, क्योंकि उसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, सब अंग्रेज थे। ध्यान रखिएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 यानी क्वेश्चन नंबर 20। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा और इसे किस पुस्तक में संकलित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 में लिखा गया था। बाद में इसे इनकी पुस्तक आनंद मठ में संकलित किया गया। कहाँ, आनंद मठ में संकलित किया गया। तो जो आनंद मठ है ना, ये किसकी पुस्तक है, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की है। ध्यान रखिएगा, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और यहाँ पे चट्टोपाध्याय लिखा है ना, यहाँ पे आपको चटर्जी भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो बात एक ही होगी, चाहे चटर्जी हो चाहे चट्टोपाध्याय हो, बात एक ही होगी। तो वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1870 में लिखा गया था। बाद में इसे उनकी पुस्तक आनंद मठ में संकलित किया गया। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। तो प्रश्न संख्या 21 आपकी दी गई है कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय किन समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि जितने आंदोलन आप लोगों के दिए गए हैं, ठीक है, इस चैप्टर में जितने आंदोलन दिए गए हैं, इसके ऊपर मैं आप लोगों को अलग से प्रश्न करवा दूंगा, क्योंकि यहाँ से कई प्रश्न बन जाते हैं। ये पूछ लिया जाएगा आपसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब से कब तक चला था, ये सब पूछा जा सकता है। या फिर ये पूछा जा सकता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, कब से कब तक चला था। तो इन सब का ये मैं अलग से इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, यानी ये सब प्रश्न मैं आपको अलग से करवा दूंगा। उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, मैं अलग से भी प्रश्न करवा दूंगा, ध्यान रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ उस समय हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच संदेह और अविश्वास का माहौल बना हुआ था। बहुत सारे मुस्लिम नेता और बुद्धिजीवी भारत में अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों के सम्मान को लेकर चिंता जता रहे थे। उनको भय था कि हिंदू बहुसंख्यक के वर्चस्व की स्थिति में अल्पसंख्यकों की संस्कृति और पहचान खो जाएगी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है,
अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22। तो प्रश्न संख्या 22 यानी क्वेश्चन नंबर 22 दिया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि असहयोग आंदोलन के दौरान भारतीयों ने क्या किया था, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया था। तो यही यहाँ पे पूछा गया है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार से विदेशी वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ा। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। 1921 से 1922 के बीच विदेशी कपड़ों का आयात लगभग 50% रह गया था। उसकी कीमत रुपए 102 करोड़ से घटकर रुपए 57 करोड़ रह गई। यानी यहाँ पे कीमत काफ़ी घट गई थी। 102 करोड़ से कितनी रह गई, यहाँ पे रुपए 57 करोड़ रह गई। और ये क्यों हुआ, क्योंकि भारतीयों ने बहिष्कार किया था विदेशी वस्तुओं का। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि बहुत सारे स्थान पर व्यापारियों ने विदेशी चीज़ों का व्यापार करने या विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया। ठीक है, व्यापारियों ने क्या किया, उन्होंने मना कर दिया कि वो विदेशी व्यापार में पैसा नहीं लगाएंगे, यानी व्यापार नहीं करेंगे, यानी बहिष्कार कर दिया। तो ये इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन आपका ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, जो कि आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और अति लघु उत्तरीय प्रश्न का ये आखिरी प्रश्न है। तो यहाँ पे प्रश्न लिखा हुआ है कि अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। अवध में आंदोलन किस रूप में विकसित हुआ। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। ये 1 नंबर में भी आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुविकल्पीय में कि अवध में असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो ध्यान रखिएगा, बाबा रामचंद्र कर रहे थे। फिर इसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वर्ष 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर आक्रमण होने लगे, बाजारों में लूटपाट होने लगी और अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। किसानों के इस तरह के आंदोलन से कांग्रेस खुश नहीं थी। जो कांग्रेस थी वो किसानों के इस आंदोलन से खुश नहीं थी। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल 23 प्रश्न कराए हैं, यानी 23 क्वेश्चंस कराए हुए हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आंदोलन से रिलेटेड, जो आंदोलन से संबंधित प्रश्न हैं वो मैं आपको अलग से करवाऊंगा। वो उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि असहयोग आंदोलन आखिर कब हुआ था, कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ। ये सब आपको जानना जरूरी है, क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी अति लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो गए हैं। अब हमें यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न पढ़ना है, फिर उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा कि आंदोलन के ऊपर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो ये 3 टॉपिक अब यहाँ पे आपके बचे हुए हैं इस चैप्टर में। लघु उत्तरीय प्रश्न करवा दूँ, फिर वो आंदोलन वाला पढ़ा दूँ, और ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो ये आपका जो चैप्टर नंबर 2 है हिस्ट्री का, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद मात्र आप लोगों का एक चैप्टर हिस्ट्री में बचेगा, और हिस्ट्री का जो तीसरा चैप्टर आपका बचेगा वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। फिर उसी के साथ ये हिस्ट्री आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। फिर यहाँ पे मैप वाला पार्ट बचेगा, तो मैप में आप लोगों को बाद में पढ़ाऊंगा। उससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी में आप लोगों का स्टार्ट कर दूंगा। तो आप सिलेबस को लेके तो बिल्कुल परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ पे हमारा हिस्ट्री खत्म होने वाला है। दूसरा चैप्टर चल रहा है, बस एक चैप्टर और पढ़ना है। मैंने आपको क्या बताया कि आपका सिलेबस 30% कम कर दिया गया है, तो हिस्ट्री में आपके 2 चैप्टर पहले ही हटा दिए गए हैं। मात्र 3 चैप्टर आपको पढ़ना है, दूसरा हमारा यहाँ पे चल रहा है। और उसके अलावा मैं आप लोगों को हिंदी में बता दूं, आज दोपहर में हिंदी की क्लास होगी 12 बजे आप लोगों की। तो हिंदी में इस समय आप लोगों की गद्य की चल रही है क्लास, हिंदी गद्य की चल रही है। तो हिंदी गद्य में भी यहाँ पे आप लोगों का 2 चैप्टर पूरा फिनिश करवा दिया गया है।
ठीक है, 2 चैप्टर आपका पूरा पूरा फिनिश करवा दिया गया है। अब उसमें केवल 2 चैप्टर और बचे हुए हैं और वो 2 चैप्टर जब आप लोगों को पढ़ा दिया जाएगा तो हिंदी भी आप लोगों का जो हिंदी गद्य है वो भी आप लोगों का फिनिश हो जाएगा, क्योंकि सिलेबस में कमी हुई है। सिलेबस आपको मैंने पहले ही बता दिया है, तो आप सिलेबस को लेके परेशान मत हो। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 12 सितंबर के बाद से आप लोगों की सभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी जो अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। और डेली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की सभी सब्जेक्ट की क्लास ले पाऊं। तो 12 सितंबर के बाद से आप लोगों की सभी क्लासेस चलेंगी, जो 1-2 क्लासेस अभी नहीं शुरू हुई हैं वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर आज की इस वीडियो में आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।